विज्ञान बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है और वैज्ञानिक लगातार नए नए आविष्कार कर रहे हैं। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपयोग से हमारे वैज्ञानिक ये बता देते हैं कि हमारी अर्थ कितनी पुरानी है या हमारे सन का जन्म कैसे हुआ। इतना ही नहीं, वो ये भी बताते हैं कि भविष्य में हमारे सूरज और एंटायर सोलर सिस्टम के साथ क्या होगा या एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से कब टकराएगी। लेकिन दोस्तों, क्या हमारे वैज्ञानिक ये बता सकते हैं कि कुछ गूगलप्लेक्स ईयर्स के बाद क्या होने वाला है। दोस्तों, ये बेहद ही दूर का भविष्य है और इतने दूर के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन छोटे लेवल पे नहीं, पर ब्रह्मांड के बड़े लेवल पे तो कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है ना, क्योंकि ब्रह्मांड के बड़े पिंडों में बदलाव बहुत ही स्लो गति से आता है। इसलिए दोस्तों, चलिए आज मोटे मोटे तौर पे ये जान लेते हैं कि एक गूगलप्लेक्स ईयर के बाद हमारा ब्रह्मांड कैसा दिखने वाला है। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और साइंटिफिक और हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये गूगलप्लेक्स ईयर यानी कितने साल होते हैं। तो आपको बता दें कि 1 गूगल यानी कि वो आंकड़ा जिसमें 10 के पीछे पूरे के पूरे 100 शून्य लगते हैं। ये GOOGLE गूगल नहीं, लेकिन GOOGOL गूगल है। और 1 गूगलप्लेक्स ईयर यानी कि 10 टू द डिग्री ऑफ गूगल, यानी कि 10 के पीछे पूरे 1 गूगल जितने शून्य। दोस्तों, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसमें 10 के पीछे लगने वाले शून्य मैं क्या कोई भी इसे लिख कर भी नहीं बता सकता। तो इसलिए दोस्तों, चलिए आज जानते हैं एक हाइपोथेटिकल सवाल के बारे में कि 1 गूगलप्लेक्स ईयर के बाद इस ब्रह्मांड का क्या होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी की मैक्सिमम एज करीब 7.5 अरब साल होगी और फिलहाल हमारी पृथ्वी को 4.5 अरब साल हुए हैं। यानी अगले 3.5 अरब सालों में हमारा सूरज रेड जायंट बन के अपना विस्तार फैलाने वाला है और मर्क्यूरी और वीनस के साथ हमारी पृथ्वी को भी खा जाने वाला है। अगले 4.5 अरब सालों में हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के साथ कोलाइड होगी। दोस्तों, इस जुड़ाव में जरूरी नहीं कि दोनों ही गैलेक्सी के सारे पिंड आपस में टकराए, क्योंकि गैलेक्सीज में पिंडों के बीच बहुत सारा स्पेस होता है। इसलिए कुछ कुछ जगहों को अगर छोड़ दे तो बहुत ही कम टकराव के साथ ये दोनों गैलेक्सीज आपस में मर्ज हो जाएगी और मिलकर एक बड़ी गैलेक्सी बनेगी, जिसे मिल्को मेडा कहा जाएगा। 5 अरब साल बाद इस टाइम फ्रेम में हमारे सूर्यमंडल का क्या हाल होगा। तो उस समय हमारा सोलर सिस्टम, जो कि मिल्कोमेडा गैलेक्सी का हिस्सा होगा, अब वो अपना अंतिम समय गिन रहा होगा। इतने सालों में सारे रॉकी प्लैनेट्स को निगलकर हमारे सूरज का साइज करीब जुपिटर के एंटायर ऑर्बिट से भी बड़ा हो चुका होगा। 10 अरब साल बाद दोस्तों, जिस सोलर सिस्टम को अभी आप ऐसा देख रहे हैं, वो 10 अरब साल बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सूरज का पूरा कोलैप्सन हो चुका होगा और वो अब एक व्हाइट डॉर्फ बन चुका होगा। धीरे धीरे हमारा ये सूरज ठंडा होता जाएगा और व्हाइट डॉर्फ स्टार से एक ब्लैक डॉर्फ में परिवर्तित हो जाएगा और ऐसे धीरे धीरे हमारे सूरज और सोलर सिस्टम का अंत हो जाएगा। इतने समय बाद हमारी मिल्कोमेडा गैलेक्सी के बीच 2 बड़े ब्लैक होल्स भी कोलाइड हो गए और ये घटना एक विशाल ब्लैक होल का निर्माण करेगी। और इस ब्लैक होल का घनत्व हमारे सूरज के बिलियंस ऑफ मास के बराबर होगा। इस पूरी घटना में हमारी गैलेक्सी के कई सारे स्टार किनारे पर थ्रो आउट हो जाएंगे या उससे भी परे धकेल दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच बहुत सारे और स्टार्स का भी निर्माण होगा और हो सकता है कि इनमें से एक पूरे के पूरे नए सोलर सिस्टम का निर्माण हो, जहां पर नए जीवन की शुरुआत हो। दोस्तों, विश्वास कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उस समय शायद ह्यूमन रेस तो नहीं होगी, लेकिन कोई और जीव, कोई और माइंड होगा जो किसी टेलीस्कोप से ये सब देख रहा होगा। 100 अरब साल बाद दोस्तों, हमारी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के जिस बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है उसे कहते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर। और इस सुपर क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी से भी छोटी बड़ी करीब 700 गैलेक्सीज है। 100 अरब साल बाद हमारा ये सुपर क्लस्टर बहुत ही पुराना हो जाएगा और धीरे धीरे इसका कोलैप्सन शुरू हो जाएगा और ये हो सकता है कि वो अपनी सारी गैलेक्सीज को मिला दे, यानी कि हमारे पूरे सुपर क्लस्टर की सारी गैलेक्सीज का कोलैप्सन होकर एक बहुत ही विशाल गैलेक्सी का निर्माण हो, जो कि बहुत ही बड़ी होगी और करोड़ों लाइट ईयर में फैली होगी। दोस्तों, ये प्रोसेस कोई नया नहीं है। ये प्रोसेस यूनिवर्स में शुरुआत से चला आ रहा है और आज भी जो बड़ी गैलेक्सीज है वो बहुत समय पहले छोटे बड़े सुपर क्लस्टर्स हुआ करती थी। आफ्टर 1 ट्रिलियन ईयर्स, यानी कि 1 खरब साल बाद दोस्तों, अभी ब्रह्मांड में सारी एनर्जी स्प्रेड हो चुकी है
इस समय ब्रह्मांड में कोई भी गैस क्लाउड नहीं बचा है जिससे नए तारे और प्लैनेट्स बन सके। तारों का जन्म अभी रुक चुका है और पुराने तारे मर रहे हैं। इस तरह ब्रह्मांड में रोशनी कम हो रही है। 2 खरब साल बाद दोस्तों इस वक्त में सिर्फ ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी ही होगी और अब डार्क एनर्जी अपनी असली ताकत दिखाएगी। इस वक्त में डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड इतनी तेज गति से विस्तार कर रहा होगा कि अभी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि दृश्य ब्रह्मांड का साइज बेहद ही बढ़ गया होगा और प्रत्येक चीज दूसरी चीज से अरबों लाइट ईयर दूर जा चुकी होगी। 5 अरब साल बाद अभी ब्रह्मांड पूरा अंधेरे में है। यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर बेहद ही गिर गया है और फिलहाल सिर्फ ब्लैक डॉर्फ स्टार ही बचे हैं, यानी कि ये बचे कुछ तारों की अंतिम अवस्था है। इसके अलावा ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स देखे जा रहे हैं जो यूनिवर्स की बची कुची चीजों को भी निगल रहे हैं। 10 to the power 37 ईयर बाद दोस्तों ये ब्रह्मांड का सेकेंड लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में यूनिवर्स की हर एक चीज यानी कि प्लैनेट, स्टार, गैसेस और छोटी से छोटी और कम से कम मास वाली चीज के भी पार्टिकल्स अलग हो चुके होंगे। इस अवस्था तक ब्रह्मांड के कोई भी हिस्से में जीवन मौजूद नहीं होगा। अब यूनिवर्स में एनर्जी के नाम पे कुछ भी नहीं है। यूं मान लो कि एनर्जी बस प्रोटॉन के डीके होने तक ही बची है। 10 to the power 100 ईयर बाद यानी कि 1 गूगल ईयर बाद अब ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स भी नहीं बचे। ब्रह्मांड का आखिरी ब्लैक होल भी हॉकिंग्स रेडिएशन के नियम के अनुसार इवेपोरेट हो चुका है। इस स्थिति में ब्रह्मांड में मानो कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन ये जो कुछ भी नहीं बचा है इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी चीज या कोई वस्तु नहीं बची है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब काम शुरू होगा क्वांटम लेवल पे। इस समय पर ब्रह्मांड लगभग कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका होगा। प्रोटॉन्स, न्यूट्रिनोस, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोजिट्रॉन्स के पार्टिकल्स यहाँ वहां भटक रहे होंगे जो शायद ही एक दूसरे के साथ संपर्क में आकर कोलाइड होते होंगे। लेकिन अगर उस वक्त प्रोटॉन्स के कण स्टेबल रहे तो आफ्टर 10 to the power 1500 ईयर के बाद ब्रह्मांड के इस खालीपन के बीच आयरन स्टार का जन्म होगा। लेकिन दोस्तों कुछ स्टडी इससे भी आगे सोचती है और ये सोचती है कि आफ्टर 1 गूगल प्लेक्स ईयर आयरन का ये मैटर अपने अंदर अंदर ही कोलैप्स होने लगेगा और ये इस लेवल पे कोलाइड होगा कि ये एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़े ब्लैक होल का जन्मदाता बनेगा। और ये मानिए कि ब्रह्मांड की सारी एनर्जी एक जगह पर कोलाइड होने से हो सकता है कि इस बीच इस एनर्जी का विस्फोट हो और एक बड़े फायरवर्क में परिवर्तित हो जाए। और इसके बाद क्या और क्या हो सकता है एक और बिग बैंग, और उसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि इसके बाद बिल्कुल हमारे जैसा ही एक और ब्रह्मांड जन्म ले या फिर इस ब्रह्मांड से बिल्कुल विपरीत। तो दोस्तों इस पर आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव वंडरफुल डे, टेक केयर।